जैसे देखो, कोई बॉडी है जो 3 डायमेंशन में है या 2 डायमेंशन में है बॉडी, तो इसके पास इसको लोकेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो? 2, एक्स और वाई। तो इसका यदि एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी एक चेंज करेगा तो बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा। नहीं, तो कोऑर्डिनेट हम किसको कहते हैं? जिसको चेंज होने से सिस्टम में चेंज आ जाए। नहीं, जैसे कोई थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, एक सिलेंडर है, गैस है, तो उसमें यदि हम प्रेशर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे तो सिस्टम में क्या होगा? चेंज आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट है, जिसको चेंज करेंगे तो सिस्टम में चेंज होगा। उसी तरह से टू डायमेंशन में है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2, यानी इंडिपेंडेंट मोड्स टू स्पेसिफाई ए सिस्टम 2 होगा। तो इसको हम एक्स और वाई, हाँ वही हो जाएगा, वही उसका कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे 2 कोऑर्डिनेट है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, यदि 3 डायमेंशन में बॉडी है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। यानी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हो गया टू स्पेसिफाई ए सिस्टम। यहाँ मोड का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी कह सकते, समझ गया? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, हाँ, उसी को हम मोड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लेते हैं कि एक 1 मोल ऑफ गैस लिए थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो होता है हाफ के टी होता है। जहाँ के जो होगा ना, तो आर बाय एन के होता है। इसको कहा जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसको कहा जाता है। इसमें एन ए जो है उसको एवोगाड्रोज नंबर कहा जाता है। हाँ, आर जो है ना वो गैस कांस्टेंट। हाँ, समझ गया? तो यहाँ पे आर हो गया गैस कांस्टेंट, एन ए हो गया एवोगाड्रोज नंबर हो गया, और के जो हो गया इस दोनों का रेशियो हो गया। गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रोज नंबर का जो रेशियो है ना, उसको हम बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। बोल्ट्जमान साइंटिस्ट का नाम है। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ के टी होता है। अब बताते हैं। जैसे कोई मोनो एटॉमिक गैस है, समझ गया? मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस है, इसका मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है, ठीक है? तो वह एक एटम तुमको एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है कि नहीं? तो इधर उधर, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है, देखो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में कोई भी, जैसे गैस सिलेंडर है, इसमें पूरा फुल है गैस, तो इस गैस को हम क्या कहेंगे? वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे। इसके लिए कि जब इसको हीट एनर्जी देंगे तो ये एक्सपेंड करेगा, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये प्रेशर डालेगा नीचे से, तो पिस्टन जो है ना एक पोजीशन से चेंज होकर के बी पोजीशन पे चला जाएगा, है कि नहीं? तो इसका जब हम किसी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो ये मोनो एटॉमिक गैस, समझिए? इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। यह एक एटम में इसके अंदर कितना तरह इंटरनल एनर्जी का कॉज क्या है? तो किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम में कॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है? तो ओनली काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों है? तो काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मोशन।
अब मोशन कितना तरह का हो सकता है, तो रोटेशनल मोशन भी इसके पास हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है, समझ गया। टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा थर्मोडायनामिकल सिस्टम के पास, तो सम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, समझ गया। यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल एफ इक्वल टू हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन इज इक्वल टू क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब देखो यहाँ पे यदि मोनो एटॉमिक गैस है, ये एक्स एक्सिस के लंब भी जा सकता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लंब, टोटल ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो कितना होगा, 3 होगा, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। तो याद रखना है इसी को, यदि मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका थर्मो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसके पास वो 3 होगा, समझ गया। इसी तरह से देखेंगे फॉर डायटोमिक गैस की, मैं हाँ देखो फॉर डायटोमिक होगा, और डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस में O2 हो गया, H2 हो गया, नहीं ये सब डायटोमिक गैस है, जिसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है कि नहीं। एक्स है, वाई एक्स, तो ये एक्स वाई जेड, देखो तो जब ये डायटोमिक गैस है तो एच एच क्या होगा, आपस में ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ना। तो ये दो एटम है तो दोनों बॉन्डेड है एक दूसरे से। तो या तो ये एक्स एक्सिस के लंब रह सकता है, वाई एक्सिस के लंब रह सकता है, जेड एक्सिस का, टोटल ट्रांसलेशनल मोशन तो 3 होगा। लेकिन ये दोनों अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, समझा, इस तरह से दोनों रोटेट भी करते रहता है। तो दोनों के पास रोटेशनल कितना है, 2, और वाइब्रेशनल 0, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5। समझिया। अब देखो थोड़ा और दी ट्राई एटॉमिक गैस, और दी ट्राई एटॉमिक गैस के लिए देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ट्राई एटॉमिक में क्या है कि इसमें 3 एटम है, जैसे O3 है, ओजोन है कि नहीं, CH3 है, तो ये इसमें 3 एटम है, ये 3 एटम आपस में क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, और तीनों अपने एक्सिस पे रोटेट भी करेगा। तो इसके पास 3 हो गया ट्रांसलेशनल, और रोटेशनल भी 3 हो गया, वाइब्रेशनल 0 हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 6, समझ गया। तो यदि एटॉमिक गैस है तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा। अब देखो, अब थ्री छोड़ दो, अब है टेट्रा एटॉमिक से लेके पोली एटॉमिक तक का एक ही होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ गया। और टेट्रा एटॉमिक, पोली एटॉमिक गैस, देखो इसमें क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक में क्या होगा कि एक्स वाई एक्स जेड, 3 एटम अपना पोजीशन ले लेगा, समझ गया।
जिस तरह से दो बॉल को हम स्प्रिंग से ज्वाइन करते हैं, इसी तरह से बॉन्डेड रहता है आपस में एटम्स, समझ गया, स्प्रिंग की तरह जुड़ा रहता है। अब ये थ्री पोजीशन अपना ले लिया, तो थ्री तो ट्रांसलेशनल हो गया, थ्री रोटेशनल हो गया, समझ गया। लेकिन टेट्रा एटॉमिक है, चौथा कहाँ जाएगा, चौथा नहीं, फोर्थ जो एटम है वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं या तो इस बॉन्ड पे स्ट्राइक करेगा, कभी इस बॉन्ड पे स्ट्राइक करेगा, तो जिस बॉन्ड पे स्ट्राइक करेगा तब पूरा सिस्टम में वाइब्रेशन ला देगा, समझ गया ना, पूरा सिस्टम वाइब्रेट करने लगेगा। तो वाइब्रेशनल हो गया वन, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 7। अब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन तो एक ही होगा, चाहे टेट्रा एटॉमिक या इसमें 4 एटम रहता की जगह 5 एटम रहता, 6 एटम रहता, फिर भी तो एक के ना वाइब्रेशन होगा, इसीलिए इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है डिग्री ऑफ, मैक्सिमम 7 हो सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया। हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के, समझ गया ना, each degree of freedom, each degree of freedom of 1 mole of gas has average kinetic energy कितना होता है, हाफ के, के को क्या लिख सकते हैं, आर बाई एन ए। तो 1 मोल में तो इतना एटम होता है, 1 मोल में होता है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो फॉर लिखेंगे एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यदि एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा, फॉर 1 मोलिक्यूल्स, 1 मोल होगा, एन ए मोलिक्यूल्स मीन्स हुआ 1 मोल, नहीं, तो वो हो जाएगा R/2 Na इंटू Na T इंटू F होगा, Na से Na कट गया, तो R/2 FT हो जाएगा, हाफ FRT हो जाएगा, हाफ FRT हो जाएगा, समझ गया, क्योंकि अब है F डिग्री ऑफ फ्रीडम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ FRT। ये क्या हो गया, एनर्जी, एवरेज एनर्जी हो गया, एवरेज जो होगा ना यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, समझ गया।
पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं, तो यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एफ आर डी टी हो जाएगा। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी या एवरेज एनर्जी लिखेंगे, तो एवरेज एनर्जी का मतलब है वो पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया ना? पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ एफ आर डी टी होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर है। अब है तुमको थर्मोडायनामिक्स में इसका काम पर। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में जो है ना काउज ऑफ हीट एनर्जी, स्टडी किया जाता है। काउज ऑफ हीट एनर्जी का स्टडी किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि टोटल हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, टोटल हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज कंज्यूम्ड in two forms, as the increase in internal energy, as the rise in potential energy या internal energy, rise in internal energy, internal energy of the system and the external work, एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, कंज्यूम होता है टोटल हीट एनर्जी गिवन द सिस्टम। यानी ये जो है कोई थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, ये पिस्टन है और ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। इसका जो बॉटम है ना वो कंडक्टिंग बॉटम है, ये है कंडक्टिंग बॉटम, और ये हीट एनर्जी इसको दिया जाता है। ठीक है ना? तो जब ये हीट एनर्जी दिया जाएगा तो पिस्टन एक्सपेंड करेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा dx का, ये नीचे से फोर्स लगेगा F, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान लिए हैं। हाँ, ए से बी चला जाएगा सिस्टम। तो हम अभी पढ़ाए कि टोटल हीट एनर्जी यदि इसको डी2 अमाउंट दिया गया हीट एनर्जी, तो इसके इंटरनल एनर्जी में राइज होगा डी यू प्लस होगा डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि टोटल हीट एनर्जी जो गेन किया सिस्टम,
वो 2 फॉर्म में कंज्यूम हुआ। एक राइज इनपुट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया, और अदर हो गया एक्सटर्नल वर्क, यानी पिस्टन जो ए से बी गया तो कौन ए से बी कौन ले गया इसको, तो सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया तभी तो ये ए से बी पे गया। तो इसलिए एक टोटल इंटर हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम जो कंज्यूम होता है 2 फॉर्म में कंज्यूम होता है, समझ गए ना। मान लेते हैं कि इफ ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, देन फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहेंगे, टेस्ट है। तो फोर्स तो क्या हो गया, ई ए। अब लिखेंगे वर्क फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जी एक्स के लिए जो होगा, ठीक है, वर्क फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के लिए जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा डी एक्स, और इसको लिख देंगे पी ए डी एक्स, फोर्स इक्वल टू पी ए डी एक्स, हो गया ना। अब यहाँ पे ए डी एक्स क्या हो गया, राइज इन वॉल्यूम, हो गया ए डी एक्स हो गया राइज इन वॉल्यूम हो गया, यानी वर्क इक्वल टू होगा पी टी। थर्मोडायनामिक्स में जब भी वर्क निकालना होगा तो इसी फार्मूला से निकलेगा वर्क। इसको इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल टू फाइनल प्रेशर इनटू चेंज वॉल्यूम, वॉल्यूम में जब चेंज होगा तभी वर्क डन होगा। इनिशियल टू फाइनल है, ये हुआ इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। वॉल्यूम जो चेंज होगा ड्यू टू द राइज इन पिस्टन, इनिशियल टू फाइनल, समझ गया ना। इसीलिए लॉ, फर्स्ट लॉ का हम लिखते हैं dt इज इक्वल टू q प्लस लिख देते हैं p, एक्सटर्नल वर्क की जगह पे pd भी लिख देते हैं। अब देखेंगे हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो पढ़ाए थे हम हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, तो इक्वल करने के लिए लेते हैं ना डेल्टा Q इक्वल टू m डेल्टा T, तो C को क्या कहा जाता है, हाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोल गैस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर द गैसेस, नहीं देखो फॉर द गैसियस सिस्टम के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, कैसे निकालते हैं, ये नहीं करते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल हो गया n इंटू गिवन मास, m है मोलर मास,
एन हो गया नंबर ऑफ मोल, हो गया नंबर ऑफ मोल हो गया। तो यहाँ पर स्मॉल m का वैल्यू यदि रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो C इक्वल टू हो जाएगा बाई, हाँ, कैपिटल M n डेल्टा T होगा ना। अब इस कैपिटल M को स्मॉल c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया? मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट आ गया, नहीं आ गया? जिसको कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये जो मोलर मोलर मास हो गया इनटू स्पेसिफिक हीट, दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, इसको कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट एनर्जी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एनर्जी कैसे बनता है? तो जब हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पेसिफिक हीट को तो कहलाता है मोलर स्पेसिफिक एनर्जी। आगे समझ में? तो यहाँ पे हम लिखेंगे dq by dt इक्वल टू n इंटू कैपिटल सी लिख सकते हैं, या dq इक्वल टू लिख सकते हैं n c dt भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ये टू टाइप्स का होता है मोलर स्पेसिफिक, तो यार एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है। हाँ हाँ, सब पढ़ाएंगे। एक होता है सीपी, एक होता है सीपी हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। समझ गया? एक हो गया मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, एक हो गया मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सीपी जो है ना ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि जब हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर दिया जाएगा तो एन सी के जगह लिखेंगे सीपी डीटी लिखेंगे, समझ गया? और जब हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया जाएगा तो यहाँ लिखेंगे एन सी वी डी टी लिखेंगे। तो है ना, सीवीडीटी हो गया, सीपीडीटी हो गया, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट। आ गया समझ में?
अब जो कोई सिस्टम काम करेगा, थर्मोडायनामिकल सिस्टम वर्क्स अंडर 4 प्रोसेस में वर्क करता है। ठीक है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम वर्क्स अंडर 4 प्रोसेस। तो 4 प्रोसेस कौन कौन है? एक है आइसोथर्मल प्रोसेस, समझ गया। एक है आइसोबारिक प्रोसेस, उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस, और चौथा है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, कौन प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ गया ना? अब है कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहेंगे? फर्स्ट है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या? द प्रोसेस इन व्हिच in which temperature of the system is kept constant। ठीक है, हाँ, यानी ये हो गया कि थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो गया। The thermodynamical process in which temperature of the system is kept constant is called isothermal process। समझ गया? इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो 0 हो जाएगा। और वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क क्या होगा? वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैसे निकालेंगे? तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा पीडीटी, इनिशियल टू फाइनल, पता है ना? अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या है? वेरिएबल है, दोनों चेंज कर सकता है। तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में से एक कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम एक को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज हेल्प लेंगे किसका? तो गैस
इक्वेशन का यूज करेंगे। हाँ, वहां से रिप्लेस कर देंगे प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म में। नहीं। हाँ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से लिखेंगे इक्वल टू आरटी लिख देंगे फॉर 1 मोल के लिए। तो पी इक्वल टू हो जाएगा आरटी बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको, तो आरटी हो जाएगा, बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, 1/v इंटू टी हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल। अब तो इंटीग्रेशन हो ही सकता है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log या ln x। आरटी हो गया ln p हो गया इनिशियल टू फाइनल, जो हो गया आरटी ln vf माइनस ln vi। तो ये हो गया log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a बाई b। तो ये हो जाएगा vf बाई vi। इसको हम log में कन्वर्ट कर देंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा log बेस 10 आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम नहीं हो जाएगा। हाँ, ln का मतलब होता है, जो ln जो है ना, इसका मतलब होता है log, और बेस एक्सपोनेंशियल लिया जाता है e। हाँ हाँ, उसको लॉन भी पढ़ा जाता है, लॉन ln। हाँ, ई जो लॉग जो है ना, उसमें बेस 10 होता है। तो लॉग टेबल जो देखते हो, लॉग टेबल वो होता है बेस 10 का लॉग टेबल होता है, ई का नहीं होता है लॉग टेबल। तो इसीलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए, बेस 10 लाने के लिए इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके होता है। हाँ, बात है कि तुम तो मैथमेटिक्स में जो है ना, इसका यूज है, मैथमेटिक्स में कैलकुलस में जहाँ लॉग लिखते हो ना, उस लॉग का मीनिंग यही होता है बेस ई। कैलकुलस में, कैलकुलस में इंटीग्रेशन लॉग बेस 10 का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, समझा। तुम जो अभी तक पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, सब में बेस ये होता है, और यदि वहां यदि लॉगो लिखा जाता है तो समझना है कि बेस ये है, समझे। हाँ, सिर्फ लॉग लिखता है, क्योंकि वहां अंडरस्टूड है कि ये का लॉग, कैलकुलस में इंटीग्रेशन लॉग बेस ई का ही होता है, जिसको कहा जाता है नेपेरियन लॉगरिथम। हाँ, तो ये है नेपेरियन लॉगरिथम जिसका इंटीग्रेशन होता है, और ये हो गया जनरल लॉगरिथम हो गया, जिसका बेस 10 होता है। हाँ, अब है इसमें आइसो बारिक प्रोसेस। आइसो बारिक प्रोसेस हो गया थर्मोडायनामिकल, the thermodynamical process which pressure of the system, pressure of the system is kept constant, ठीक है ना, is called isobaric process, ठीक है ना।
इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। इस सबसे आसान है वर्क निकालना। वर्क न, इसमें कुछ नहीं डालना क्योंकि इसमें वर्क इक्वल टू जो है ना, हाँ और भी है ही, तो प्रेशर आ जाएगा बाहर, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा बी एफ माइनस बी आई। हाँ यही हो जाएगा, इसमें सीधे हो जाएगा बी एफ माइनस बी आई। फाइनल इंटीग्रेशन माने फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और आज इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ा दें। हाँ बहुत कम ही बच गया है। हाँ क्या है? ना नहीं पढ़ना है।